अभी भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ाएंगे। 15 मिनट का समय बाकी है, क्या पढ़ोगी बताओ? डेमो दे दीजिए उसका। डेमो दे दें? फिलहाल हम वही सोच रहे थे। डेमो में क्या है कि पहले भारतीय काव्यशास्त्र है क्या, हम लोग का 8वां पेपर लगा है ना, 8वां पेपर में है भारतीय का, हालांकि भारतीय काव्यशास्त्र नहीं है, सीधे काव्यशास्त्र लगा हुआ है हम लोगों में, लेकिन उसमें 3 खंड पढ़ने हैं। पहला भारतीय काव्यशास्त्र, दूसरा फिर क्या बोलते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, और तीसरा फिर जो पढ़ना है वो है आलोचना, भारतीय साहित्य की आलोचना। ये इतना हमको पढ़ेंगे तब खत्म होगा। तो एक ये किताब है मेरे पास, भारतीय काव्यशास्त्र की, ठीक है, ये निशा अग्रवाल की पुस्तक है, और इस पुस्तक में जो है बहुत अच्छे से परिभाषा वगैरह समझाया गया है, ठीक है। यह पुस्तक लोक भारतीय प्रकाशन से प्रकाशित है, और ये निशा अग्रवाल के नाम जो भी आप सुने हैं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर रह चुकी हैं, ठीक है। और 2022 में 13वां संस्करण इस किताब का आया था, जिसकी ये प्रति है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पुस्तक बहुत ही अच्छी है, और पैटर्न के साथ इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को मिल जाएगी भारतीय काव्यशास्त्र को लेकर। तो पहले मूलभूत बातें जान लेते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र वास्तव में है क्या, है कि नहीं। तो संस्कृत काव्य शास्त्रीय चर्चा का आरंभ और विकास। संस्कृत काव्य शास्त्रीय चर्चा अर्थात हमारा जो काव्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र है, वह संस्कृत के आचार्यों के माध्यम से हमारे यहाँ आया है, इसीलिए इसे संस्कृत काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं। तो इतिहास बोध जो है साहित्यिक अनुशीलन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साहित्य स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारे यहाँ बीत गई है उस बातों को जानना समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है स्थान हमारे जीवन में। इतिहास की जो जिज्ञासा है सत्य की जिज्ञासा है, केवल कालक्रम का नहीं, मतलब समय बीत रहा है उसी के लिए ही हम लोग बस इतिहास नहीं जानते हैं, बल्कि सत्य की खोज करते हैं कि वास्तव में सत्यता कहाँ तक मिल पाती है, उतने इतिहास में हम लोग उसको ढूंढते हैं, खंगालते हैं, और वास्तव में जो सच बात है, सत्य है, उसको उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वही तभी इतिहास कहलाता है। जो आचार्य एक काल में आते हैं वही पुनः अवतरित नहीं हो सकते। अब मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल एक बार आ गए, दोबारा फिर रामचंद्र शुक्ल नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं, क्योंकि भाई जो धरती पर आता है वो एक बार चले आता है, दोबारा थोड़ी आता है। लेकिन उसकी तरह दूसरा आचार्य आ सकता है, उसी प्रवृत्ति का, उसी शैली का, है ना, दूसरा आचार्य आ सकता है, लेकिन वह खुद अवतरित नहीं हो सकता। अतः दो कालों में आए हुए आचार्यों में परस्पर का सादृश्य एवं विभेद दोनों का ज्ञान इतिहास के लिए आवश्यक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि दो कालों में, मतलब एक बहुत पहले आए एक बाद में आए, दोनों काल में आचार्य आते हैं, दोनों में जो है सादृश्य एवं विभेद दोनों का ज्ञान होता है। सादृश्य और विभेद मतलब होता है कि दोनों में सादृश्य मतलब एक जैसा देखने में उनकी भाषा शैली दृष्टि एक जैसा लगे, और विभेद दोनों में जो है समान विभेद भी हो, भेद भी हो दोनों में, उसका भेदों का फिर दोनों का ज्ञान हो, एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो उस तरीके से इतिहास के लिए जो है ये सब आवश्यक होता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल हुए हैं इस युग में, मतलब 20वीं सदी में, लेकिन भरत मुनि भामह मम्मट सब बहुत पहले हो चुके हैं, हजारों वर्ष पहले। तो क्या है, उनकी विचारधारा दृष्टि को अपनाने की कोशिश किए गए होंगे। तो मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि दो विभिन्न विभिन्न कालों के आचार्यों ने एक दूसरे की महत्वाकांक्षा दृष्टि को अपनाने का प्रयास किया है, जो इतिहास के लिए आवश्यक होता है। सारांशतः तो जो ऊपर बताए हैं उसका सारांश ये निकलता है कि आचार्यों का कालक्रम जानना, उसके मूल कथन तथा उनमें परस्पर सादृश्य और विभेद, इसका ज्ञान काव्यशास्त्रीय इतिहास के अध्ययन के लिए आवश्यक है। कोई भी जो आचार्य आ रहे हैं उनके कालक्रम को जानना, किस समय में आ रहे हैं, उनके मूल कथन क्या है, वो क्या किस समय में क्या कह रहे हैं, उस पर उनमें परस्पर सादृश्य और विभेद, मतलब उनमें सादृश्य मतलब समान बातें क्या दिखती है, उसमें भेद क्या दिखते हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए।
यह जो है काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से, काव्य शास्त्र के इतिहास के अध्ययन के लिए ये सभी बहुत ही आवश्यक है। तो मोटा मोटी हम ये कहना समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए, उनकी भाषा को समझने के लिए, किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए, किसी भी विद्वान आचार्य को समझने के लिए सबसे पहले उनका समय को जानना होता है, उनकी दृष्टि को जानना होता है, उनके प्रमाणिक ग्रंथों को जानना होता है, उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करनी होती है। तब जा करके है जो है हम लोग इतिहास को अच्छे से जान पाते हैं। अब देखिए नामकरण, अर्थात काव्य शास्त्र जो है उसका नामकरण किस प्रकार से हुआ है, तो यह आप लोग देखें तो नामकरण पर भी जो है सब हमेशा से विवाद रहा है। तो काव्य शास्त्र है तो काव्य का उत्पत्ति कोई कहीं से मानते हैं, कोई कहीं से मानते हैं, इस पर तमाम विवाद हमेशा से चलते आए हैं। अब देखिए काव्य शास्त्र को लेकर के बहुत सारे से आपको सबसे पहले भरत मुनि आते हैं, लेकिन भरत मुनि काव्य शास्त्र का जो है सो कोई खास परिभाषा नहीं देते। लेकिन राजशेखर आते हैं, ठीक है, राजशेखर जो है सो काव्य के लिए सूत्र देते हैं, आचार्य मम्मट देते हैं, आचार्य विद्याधर देते हैं, आचार्य भामह देते हैं। और सबसे प्रमाणिक जो अगर देखा जाए तो वह भामह, आचार्य भामह ने सूत्र दिया, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द के अर्थ के साथ जो प्रस्तुत किया जाए वही काव्य। ये कहने का मतलब शब्द और अर्थ का सौहित्य है ना, जुड़ाव, यही काव्य है। शब्द तथा अर्थ की यह सहित्यता क्या है, विद्वानों ने इस पर तरह तरह के विचार प्रकट किया है। शब्द और अर्थ के साहित्य का अर्थ क्या है कि वाक्यार्थ की प्रतीति के लिए दोनों के संतुलित प्रयोग की कुशलता। वाक्यार्थ होता है कि कोई भी वाक्य है उसके अर्थ को समझने के लिए क्या है ना, दोनों की संतुलित प्रयोग होना चाहिए कि जो शब्द है उसका कुछ खास अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम किसी वाक्य को सफल मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि काव्य शास्त्र, शब्दार्थों सहित तो काव्यम। तो जो काव्य शास्त्र है तो काव्य क्या है उस पर बात कर रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, काव्य क्या है, तो काव्य हम लोग सामान्यतः कविता भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए नामकरण पर विवाद हुआ है। आप क्या देखिए, ये देखिए पेज में हाईलाइट किए हुए हैं, है ना, कुछ कुछ हाईलाइट किए हुए हैं नामकरण की बात पर। आप लोग गौर फरमाएंगे कि संस्कृत काव्य शास्त्र के लिए प्रारंभ में काव्यालंकार शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित था। संस्कृत काव्य शास्त्र शुरुआत में जब ये आई थी तब काव्यालंकार, काव्य का अलंकार, अलंकृत रूप, ये बहुत प्रचलित था। भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन, चार का नाम आया यहाँ पर, सबका नाम याद रखिएगा आप लोग, ये सब बहुत प्रमुख आचार्य है संस्कृत काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र। भामा, उद्भट, रुद्रत, वामन प्रभृति, वामन प्रभृति विद्वानों के ग्रंथों का नाम इस तथ्य के द्योतक है, अर्थात काव्यालंकार, काव्य में अलंकार। तो कहने का मतलब है कि इन सभी विद्वानों के ग्रंथ में जो है इसकी चर्चा की गई है। इन नामों में आए हुए अलंकार जो शब्द है उसको सौंदर्य प्रक मानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि काव्य में जो ये अलंकार चिपका दिया गया है उसको सौंदर्य प्रक, मतलब उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। क्योंकि इस ग्रंथ में केवल अलंकारों का ही वर्णन नहीं है, अपितु काव्य सौंदर्य की परीक्षा के लिए गुण दोष, रीति, ध्वनि एवं रस आदि जिन जिन आधारभूत तत्वों की आवश्यकता पड़ी है उन सब का प्रतिपादन किया गया है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने विभिन्न सूत्र के माध्यम से काव्य में आने वाले गुण, उसे क्या क्या गुण है काव्य के, क्या दोष है ना, फिर रीति, ध्वनि, सब रस, सभी पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत आगे आपको प्रस्तुत किए हैं। फिर 11वीं शताब्दी में भोजदेव ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में इस शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र पद का प्रयोग किया। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में किसने, भोजदेव ने अपने ग्रंथ, उन्होंने सरस्वती कंठाभरण लिखा था उस ग्रंथ में, है ना, इस शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र, क्या कहा, सरस्वती कंठाभरण जो है यह क्या है, काव्य शास्त्र है। सबसे पहले उपयोग किसने किया, भोजदेव ने। इसके अतिरिक्त इस नामों से विभिन्न नामों से भिन्न इस शास्त्र के लिए एक और नाम प्रयुक्त हुआ और वह है क्रियाकल्प, जो कदाचित अन्य नामों से अधिक प्राचीन है। बाकी जो भी नाम दिखता है आपको, काव्य अलंकार, काव्य शास्त्र, है ना, ये सब इस सब से बहुत प्राचीन, बहुत पुराना नाम क्या है,
क्रियाकल्प, जो इस शास्त्र को पहचान देने के लिए इस शब्द का भी उपयोग किया जाता था, क्रियाकल्प। अर्थात जो हम लोग काव्य शास्त्र पढ़ते हैं उसे बहुत प्राचीन समय में क्रियाकल्प कहा जाता था। अब काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत परवर्ती है। अब साहित्य, काव्य जो था उसे साहित्य कहते थे, तो इसीलिए काव्य शास्त्र को कहीं कहीं आप लोग साहित्य शास्त्र भी लिखा हुआ देखेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि पहले की साहित्य में बस काव्य ही लिखे जाते थे, काव्य अर्थात कविताएं, इसीलिए बिल्कुल उसको काव्य शास्त्र, स्वाभाविक सी बात है कि काव्यों का संकलन होगा तो वो शास्त्र होता है संकलन, और काव्य था तो काव्य शास्त्र नाम रखना बहुत उचित था। लेकिन साहित्य, उसी को साहित्य की संज्ञा दी गई, इसीलिए उसे कहीं कहीं साहित्य शास्त्र भी कहा जाता था। यूं तो भर्तृहरि जो है, भर्तृहरि ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया, और 11वीं शताब्दी में काव्य मीमांसा का राजशेखर ने पंचमी साहित्य विद्या लिखकर इस शास्त्र के लिए साहित्य विद्या नाम का निर्देश दिया। क्यों? देखो ग्रंथ है ना, तो वो जो काव्य शास्त्र है, काव्य का संकलन जो है, उसे उसको क्या कहा, काव्य को उन्होंने साहित्य मान लिया, और विद्या, क्योंकि साहित्य विद्या, पंचमी साहित्य विद्या लिखी थी उन्होंने, 5 प्रकार का साहित्य की विद्या क्या क्या थी, तो उसको विद्या में लगा दिया। यहाँ पर शास्त्र को उन्होंने विद्या कर दिया और काव्य को साहित्य कर दिया, तो साहित्य विद्या हो गई। तो काव्य शास्त्र को साहित्य विद्या भी कह सकते थे। संभवतः उसी आधार पर रुइयक ने अपने ग्रंथ का नाम साहित्य मीमांसा रखा, और 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ का नाम रखा साहित्य दर्पण। तो अभी जो आचार्यों का नाम आ रहा है ना, ये सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। सबसे पहले कौन आ रहे हैं, उसके बाद कौन आ रहे हैं, उसके बाद कौन, तो ये सब अभी आपको हम बताएंगे, आगे भी चलेंगे तो उसका समय के साथ पूरा विवरण आप लोग को हम दे देंगे कि कौन से विद्वान हैं, कौन से समय में आए हैं, उनके ग्रंथ का नाम क्या है, सब कुछ आपको वो नोट्स भी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अभी टेक्स्ट पढ़ लीजिए, फिर नोट्स भी हम आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे, फिर प्रश्न उत्तर पर भी चलेंगे। तो ये प्रक्रिया है, उसके साथ हमको आगे धीरे धीरे बढ़ना है। कहने का कुल मिलाकर के तात्पर्य ये है कि इस नवीन युग में, नए युग में, इस शास्त्र के लिए काव्य शास्त्र नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक प्रचलित हो गई है। इसके पीछे का कारण आप लोग अब मोटा मोटी जान लिए होंगे। तो काव्य जो है, ज्ञान के लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक माना गया है। काव्य ज्ञान के लिए, अर्थात काव्य मतलब कविता को जो जानेंगे ना, उसके लिए शास्त्र का ज्ञान होना हमको बहुत आवश्यक है। जैसे बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। दीपक, जैसे हम छोटे से दिया जलाते हैं तो हमारे घर में क्या होता है, प्रकाश होता है, उस प्रकाश से हमें घर की सारी वस्तुएं दिख जाती हैं। वैसे ही जिस प्रकार से बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही शास्त्र के बिना काव्य का ज्ञान संभव नहीं। कितना स्पष्ट यह पंक्ति लिखा हुआ। तो आप लोग भी यह ध्यान दीजिए कि काव्य शास्त्र बहुत ऐसे शब्द हैं जो बिना शास्त्र पढ़े आप काव्य को नहीं जान सकते हैं। वस्तुतः काव्य और श्रव्य काव्य में अलंकार का, सॉरी, वस्तुतः काव्य के स्वरूप का समग्रता से विवेचन और काव्य सौंदर्य की परीक्षा के आधारभूत मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र काव्य शास्त्र कहलाता है। यह आपको क्या मिल गया, परिभाषा। क्या मिला परिभाषा में, कि काव्य ज्ञान के लिए शास्त्र ज्ञान आवश्यक माना जाता है, जैसे बिना दीपक के पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही शास्त्र के बिना काव्य ज्ञान संभव नहीं। वस्तुतः काव्य के स्वरूप का, जो काव्य का स्वरूप है, ढांचा है, उसको समग्रता से एकत्रित करके उसका विवेचन और काव्य सौंदर्य की परीक्षा का, मतलब जो काव्य का सौंदर्य है, खूबसूरती है, उसको परीक्षा के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, उसका जो मूल भाव है, मौलिक सिद्धांत है, उस सब का प्रतिपादन कर करके जो शास्त्र तैयार किया जाता है, जो ग्रंथ तैयार किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं। बस एक सेकंड से पानी पी। उसके बाद देखिए, काव्य शास्त्र के आरंभ के विषय में निश्चित रूप से कहना मुश्किल है।
कतिपय विद्वान ने इसे ईसवी सन के पूर्व का सिद्ध करते हैं, कतिपय बाद का। ये मतलब जब काव्य शास्त्र कब से शुरू होता है, जैसे हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास है, समझते हैं कि 1000 ईस्वी से या 1050 विक्रम संवत से शुरू होता है मोटे तौर पर। लेकिन काव्य शास्त्र के विषय में ये बहुत कहना कठिन है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ विद्वान जो हैं वो कहते हैं कि यह ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि ईसा बाद से, मतलब ईस्वी के बाद में शुरू हुआ। लेकिन हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास कब शुरू हुआ? 1000 ईस्वी से, मतलब ईस्वी जब शुरू हुआ उसके लगभग 1000 वर्ष बाद से। लेकिन यह संशय कहाँ है, मतलब ईसा पूर्व से या ईस्वी बाद से, मतलब ईस्वी के आसपास है और उसके बाद से शुरू होता है। तो संपूर्ण काव्य शास्त्र को हम कितने खंडों में बांटेंगे, यह आपके सामने दिया हुआ है। कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो काव्य शास्त्र जो है उसको हम लोग 4 कालों में विभाजित करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि समस्या तो बनी हुई रहती है, तो आप एक बिल्कुल बॉर्डर नहीं बना सकते हैं कि यह भारत है, ये पाकिस्तान है। जैसे आप लोग को हम बताया था ना कि एक बॉर्डर खींच दीजिए, कहिएगा ये आदि काल है, ये भक्ति काल है, ये तो नहीं है। तो जैसे आप लोग को हम बताए थे इतिहास पढ़ाने समय में, आप लोग को याद होगा शायद, कि आदि काल खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आदि काल की प्रवृत्ति खत्म हो गई थी, उसकी रचनाएं बाद में भी चलती रही। भक्ति काल खत्म होने का जो रीति काल आए, तो रीति काल में भी भक्ति पर रचनाएं होती थी, लेकिन वह गौण होकर के वह मुख्य हो गया था, ऐसा होता है। तो इसका किसी भी चीज का जब विभाजन किया जाता है ना, तो बिल्कुल ये एकदम बॉर्डर नहीं खींच के जो है खींचा जाता है कि यह जो है सो भारत है, ये पाकिस्तान है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ भी जो काल की जो विभाजक रेखा खींच कर विभाजित करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए जो है तो विद्वानों ने क्या किया है, उसका विभाजन किया है और संपूर्ण काव्य शास्त्र को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला प्रारंभिक काल है, जो अज्ञात काल है। समय मोटा मोटी समझ लीजिए कि दूसरी ईसा पूर्व से लेकर के दूसरी सती तक, मतलब 400 वर्ष का समय मान लीजिए कि उस 400 मतलब 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बाद तक, ये समझ लीजिए। वहां से लेकर के 650 ईस्वी तक जो है प्रारंभिक काल माना जाता है, क्योंकि आचार्य भरत है ना, भरत मुनि, उनके समय पर ही विवाद है और वहीं से प्रारंभ माना गया है, इसीलिए उस विवाद है। तो ये मान लीजिए कि आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य भामह तक का जो समय है वो प्रारंभिक काल में आता है। अब भारत का जो समय हो मानेंगे, वही हम लोग प्रारंभिक काल का समय मान लेंगे। ठीक, दूसरा है रचनात्मक काल। रचनात्मक काल जो 650 से लेकर के 850 तक है, 200 वर्ष का समय है। इसमें कौन सब आते हैं? आचार्य भामह से लेकर के आचार्य देखो आनंद वर्धन तक का समय आता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग समझ लेंगे। इसके बाद आता है निर्णयात्मक काल, जो 850 से लेकर के 1050 तक है, अर्थात कितने से हो गया ये ही 200 वर्ष हो गया। इसमें आचार्य आनंद वर्धन से लेकर के आचार्य मम्मट तक की आपको सूत्र मिलेंगे, विवेचना मिलेंगे। सबसे अंतिम चौथा है व्याख्या काल। व्याख्या काल 1050 से लेकर के 1750 तक का समय है, अर्थात पूरे 700 वर्ष का। 700 वर्ष जो है, इसमें आचार्य मम्मट से लेकर के आचार्य जगन्नाथ तक का वर्णन आपको मिलेगा। इस बीच में बहुत सारे आचार्य आप लोग को आएंगे, ये एक बॉर्डर मतलब पढ़ने की सुविधा से तैयार किया गया है, लेकिन ये पूर्ण आप लोग सीमा रेखा नहीं समझेंगे। प्रवृत्ति आगे पीछे हो सकती है, समय आगे पीछे हो सकता है। इस काल विभाजन में जो है काल, प्रवृत्ति एवं आचार्य, तीनों दृष्टियों को ध्यान में रखा गया है कि कौन सा काल है। मतलब जैसे हम लोग भारतीय हिंदी साहित्य में भी पढ़े थे ना, वैसे ही इसमें भी जो है काल का समय ध्यान रखा गया कि किस समय में कौन सा काल है। फिर प्रवृत्ति, मतलब उसकी प्रवृत्ति क्या रही थी उस पर, आचार्य मतलब कौन कौन से किस समय में आचार हुए थे, तीनों दृष्टि को ध्यान में रख करके यह काल विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम अज्ञात काल को, मतलब जो प्रारंभिक काल का समय अज्ञात काल बताया गया है, उसको हम 250 वर्षों का मान लें, तो संपूर्ण इतिहास 2000 वर्षों की लंबी अवधि में व्याप्त माना जाएगा। 250 वर्ष को मान ले, मतलब जैसे बीच वाले रचनात्मक काल और निर्णयात्मक काल में क्या 200 वर्ष का अंतर है ना। तो कह रहे हैं कि पहले वाले में, प्रारंभिक काल में अगर हम मान ले कि 250 वर्ष का मान लेते हैं कि उतना वर्ष तक वो रहा था, फिर तब भी जो है लगभग 2000 वर्ष की लंबी
अभी 2023 चल रहा है ना, तो ईस्वी से अगर देखें तो लगभग 2000 वर्ष तो हो चुका है बिल्कुल। तो हम लोग क्या मान, लगभग 2000 वर्षों की लंबी अवधि को हम लोग काव्य शास्त्र का समय मान सकते हैं क्या। और कुछ विद्वान जो हैं वो इस काल विभाजन को नहीं मानते हैं, वह ध्वनि को केंद्र में रख करके काल विभाजन करते हैं। जिसके लिए पहला ध्वनि पूर्व युग कहा गया है, बीच वाला ध्वनि युग कहा गया है, और तीसरा ध्वनि पश्चात युग। अर्थात जब ध्वनि युग आई उससे पहले वाले को ध्वनि पूर्व युग, उसके बाद वाले को ध्वनि पश्चात युग कहा गया। तो ये तो कहीं कहीं देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जो आपको ऊपर वाला है वह पैटर्न दिमाग में सेट कर लेना है। तो आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, और आप लोग थोड़ा सा नामकरण की समस्या इसमें भी है, तो थोड़ा सा नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका नोट्स आप लोग को हम भेज देंगे ग्रुप पर फोटो खींच करके। और काल विभाजन कैसे हुआ, कौन कौन से मतलब डिस्टेंस क्या क्या है, मतलब बीच बीच में तो किन किन के बीच का समय को काल विभाजन किया गया है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह। तो ये किताब हमको अच्छी लगी थी क्योंकि इसका पैटर्न बड़ा अच्छा हमको लगा था, आप लोग को समझ में आएगा प्रारूप काव्य शास्त्र क्या है, इसीलिए मैं इस किताब का मदद लिया। किताब बहुत अच्छी है, लोक भारतीय प्रकाशन से छपी है, ईशा अग्रवाल की किताब है। तो कुल मिलाकर के आज हम इतना रहने देते हैं। काव्य शास्त्र की एकदम बिल्कुल प्रारूप आप लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे काव्य शास्त्र क्या है नहीं है। तो आगे हम लोग चलेंगे। अच्छा, अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था क्या? नहीं भैया। अरे भाई, तुम लोग को बोलना चाहिए था, आप स्क्रीन शेयर करके पढ़ा रहे थे, देखो। हम बोले थे भैया, आप सुने। अरे तेरी, हम स्क्रीन शेयर किए हुए हैं तुम लोग को समझाने के लिए। अब बीच में हम बोल भी रहे थे, देखो